हेलो एवरीवन। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस से ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी पे आज हम डिस्कशन करेंगे कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स एंड कॉन कॉल कैसा रहा, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, आगे का कैसा आउटलुक लगता है बिजनेस का, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ल्यूमैक्स का बिजनेस मॉडल हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। शॉर्ट में अगर आप समझो तो 1980s में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था एंड स्टार्ट इन्होंने किया था टू व्हीलर्स के लिए हेडलाइट वगैरह बनाने से, लेकिन आज इन्होंने बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है। मतलब सेगमेंट वाइज आप देखो तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, हर एक सेगमेंट में कंपनी की प्रेजेंस है। देन आप प्रोडक्ट वाइज देखोगे तो हेडलाइट के अलावा जो आपके प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स हो गए, जो आपके ये ईवी के रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक सेगमेंट में कंपनी ने अपने अपने प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। अभी इनका Q3 का परफॉर्मेंस देखते हैं, प्रोडक्ट वाइज देखते हैं किन किन सेगमेंट्स में कंपनी की प्रेजेंस है एंड ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस है इनका Q3 का। तो जैसे आप यहां पे देखोगे स्टार्ट इन्होंने किया था एक सिंगल प्रोडक्ट से, लाइटिंग वाले प्रोडक्ट से। अभी 13 से ज्यादा कंपनी के पास में प्रोडक्ट सेगमेंट है। जैसे आपका एडवांस प्लास्टिक है, मतलब जो गाड़ी का बंपर वगैरह आप देखते हो, मडगार्ड हो गया, वो सारा प्लास्टिक का पार्ट कंपनी बनाती है। इंटीरियर सॉल्यूशन, सो इन्होंने कुछ टाइम पहले IAC इंडिया करके एक कंपनी को एक्वायर किया है, जो गाड़ी का अंदर का जो पूरा एनवायरनमेंट एक तरीके से आप बोल लो उसके सारे पार्ट्स बनाती है। जैसे डैशबोर्ड हो गया, डोर पैनल हो गया, वो आपका जो सीलिंग होती है गाड़ी की, वो सारा पार्ट कंपनी बनाती है। फिर मेटेलिक्स पार्ट, मतलब जो स्ट्रक्चर हो गया, टू व्हीलर का जो फ्रेम होता है, वो सब कंपनी बनाती है इसके अंदर। लाइटिंग, आपका हेडलैम्प है, टेल लैम्प है, जो LED लाइटिंग होती है, एम्बियंट लाइटिंग होती है, ये सारे पार्ट्स कंपनी इसमें बनाती है। देन आफ्टर मार्केट का सेगमेंट है। आफ्टर मार्केट मतलब एक तरीके से स्पेयर पार्ट्स जो आपके बिकते हैं, वहां पे कंपनी का प्रेजेंस है। इसमें मार्जिन इनके बहुत अच्छे होते हैं, 18 से 20% का। फिर जितने भी सेंसर्स होते हैं, आपका स्पीड सेंसर हो, पार्किंग सेंसर हो, टेम्परेचर सेंसर हो, ये सारे टाइप के सेंसर्स कंपनी बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक जितना भी यूज होता है टू व्हीलर फोर व्हीलर के अंदर, वो सब कंपनी बनाती है। टेलीमेटिक्स डिवाइसेस हो गए, आपके GPS वगैरह गाड़ी को ट्रैक करने के लिए, फ्यूल को ट्रैक करने के लिए, ये सारे पार्ट्स कंपनी बनाती है। एंड आपका अल्टरनेट फ्यूल, तो अल्टरनेट फ्यूल में उन्होंने कुछ टाइम पहले एक कंपनी को एक्वायर किया है, ग्रीन फ्यूल करके, जिसमें काफी अच्छे डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं पिछले कुछ टाइम में। सो उसमें भी कंपनी का प्रेजेंस है। मैन्युफैक्चरिंग आप देखोगे कंपनी का, तो पहले बहुत एवरेज काइंड ऑफ इनका इनका प्रोसेस था, मतलब क्लाइंट पे डिपेंडेंसी ज्यादा थी। जैसे एक इनका मॉडल था रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बना हुआ है उसमें क्या रॉ मटेरियल यूज किया है, कहां से प्रोडक्ट की सोर्सिंग हुई है, ये सारा देख करके एक तरीके से कॉपी पेस्ट कंपनी करती थी। दूसरा था बिल्ड टू प्रिंट। बिल्ड टू प्रिंट मतलब क्लाइंट मुझे सब कुछ बता रहा है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग से लेकर के क्या क्या रॉ मटेरियल उसमें लगेगा, उसका सोर्सिंग कहां से करना है, सब कुछ मुझे क्लाइंट बता रहा है, मैं जस्ट उसका एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग उसको करके दे रहा हूँ। बट आज आप देखोगे तो कंपनी की इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा एनहांस हुई है लास्ट 15-20 ईयर्स के अंदर। खुद के इनके डिजाइन है, इंजीनियरिंग है, पेटेंट है काफी सारे प्रोडक्ट्स का। तो एक तरीके से वैल्यू चेन में बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्रेस किया है लास्ट 15-20 ईयर्स के अंदर। और उसका रिजल्ट है कि आपको दिखता है जो कंटेंट पर व्हीकल हम बात करते हैं ऑटो एंसिलरी बिजनेस में, ये कंपनी का 5 टाइम इंक्रीज हुआ है। चाहे टू व्हीलर आप देखो या फोर व्हीलर देखो, ये बेसिकली मुझे ये बता रहा है कि मेरे ऊपर क्लाइंट की डिपेंडेंसी ना 5 टाइम इंक्रीज हुई है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। तो उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिलता है। फिर लास्ट 9 मंथ्स में अगर हम देखें कंपनी का प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, तो एडवांस प्लास्टिक सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाता है, 52% के आसपास रेवेन्यू यहां से है। ये जितने भी आप सेगमेंट देखोगे ना, एडवांस प्लास्टिक में मार्जिन थोड़े से कम होते हैं। हाई मार्जिन वाले सेगमेंट कौन सा है? एक है आपका मैकेट्रॉनिक, ये हाई मार्जिन प्लस हाई ग्रोथ वाला सेगमेंट है। मैकेट्रॉनिक्स में अगर आप पहले के क्वार्टर्स में देखोगे तो इनका 3-4% के आसपास रेवेन्यू होता था, अब ये 6% हो गया है। हर एक क्वार्टर में इसका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर कंट्रोल, इससे 17% रेवेन्यू आता है कंपनी का। फिर आफ्टर मार्केट जो हमने डिस्कस किया, आपके मार्जिन बहुत अच्छे बनते हैं उसमें 18-20%, क्योंकि आप इसमें OEM से डील नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को बेच रहे हो, तो वहां पे आपके मार्जिन बढ़िया बनते हैं। तो उसका 10% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। और फिर आपका अल्टरनेट फ्यूल, जो ग्रीन फ्यूल उन्होंने कंपनी एक्वायर करी है, वहां से 8% के आसपास रेवेन्यू आता है। कस्टमर वाइज आप देखोगे तो इनका M&M के ऊपर कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ये पहले के कुछ क्वार्टर से कम हुआ है। मतलब इन्होंने वो IAC इंडिया को जो एक्वायर किया है ना, उससे इनका कंट्रीब्यूशन सीधे 33-34% हो गया था। आई थिंक Q1 या Q4 का आप इनका रिजल्ट देखोगे तो 34% रेवेन्यू सिर्फ M&M से आता था। अभी ये कम हुआ है, 27% पे आया। बढ़ा कहां पे? बजाज पे। बजाज का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है। मारुति का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप देखोगे वो भी इंक्रीज हुआ है। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन किया है, लेकिन टॉप 3 क्लाइंट्स के ऊपर अभी भी थोड़ा सा इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। पर अभी इनके लिए एडवांटेज क्या है इसमें कि ये तीनों अगर आप प्लेयर्स OEM देखोगे, चाहे महिंद्रा हो, मारुति हो, बजाज हो, इन तीनों का जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जो परफॉर्मेंस है, हर एक मंथ में जो डेटा आता है वो बहुत अच्छा जा रहा है। Q3 तो इन तीनों के लिए एक तरीके से ब्लॉकबस्टर है। नए मॉडल्स भी इन्होंने लॉन्च करे और तीनों अपने अपने सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो ये एक अभी थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है ल्यूमैक्स ऑटो को। देन सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो पैसेंजर व्हीकल इनका मोर देन 50% रेवेन्यू लाता है, 53% के आसपास। इसके अलावा टू व्हीलर, थ्री व्हीलर 24%, आफ्टर मार्केट 10% एंड कमर्शियल व्हीकल से 9% के आसपास रेवेन्यू आता है।
देन ऑर्डर बुक कंपनी का ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली। लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 1350 करोड़ का ऑर्डर था, अभी 1450 करोड़ का ऑर्डर है, यानी 100 करोड़ का ऑर्डर बुक आया है Q3 के अंदर। और इसमें अच्छी चीज क्या है कि आपको रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल रही है, मतलब इसमें से लगभग 33% आपका FY27 में एग्जीक्यूट होगा। तो मेरे पास आज ही अगले साल का 470 करोड़ का रेवेन्यू मेरे पास आज ऑलरेडी आ चुका है, मुझे जस्ट उसको एग्जीक्यूट करना है। फिर FY28 का 44% का रेवेन्यू विजिबिलिटी है, यानी 643 करोड़ FY28 में जो मुझे करना है मेरे पास आज ही उसका ऑर्डर बुक है। देन FY29 का भी 23% रेवेन्यू विजिबिलिटी आज है कंपनी के पास में। तो ये एक तरीके से आपको बिजनेस की स्टेबिलिटी दिखा रहा है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स का कंपनी के पास हर एक क्वार्टर में कुछ ना कुछ जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो ऐड हो रहा है। एक और चीज इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आप यहां पे देखोगे मेगाट्रॉनिक का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है 6%, लेकिन ये ऑर्डर बुक में कंट्रीब्यूशन आप देखोगे तो 24% है। इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंटली आगे चल के जो मेगाट्रॉनिक का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ना वो 6% से और बढ़ेगा। ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इनके लिए और इसमें मार्जिन भी बहुत अच्छे बनते हैं। बेसिकली मेगाट्रॉनिक क्या हो गया, मतलब पहले गाड़ी में आपका सिर्फ मैकेनिकल पार्ट डलता था, आज आप देखोगे हर एक जो नया मॉडल लॉन्च हो रहा है, ईवी की तरफ जो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, मैकेनिकल पार्ट आपका साथ में इलेक्ट्रॉनिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो सिंपल सा एग्जांपल समझो ना, वो जो गाड़ी का जो विंडो होता था पहले, उसको अप डाउन करने के लिए कैसे हमको एक हैंडल टाइप को घुमाना पड़ता था, आज आपके पास में एक सिंपल सा स्विच है, बटन है, उसको आप प्रेस करते हो, विंडो अप डाउन होता है। जो हीट वेंटिलेशन सिस्टम है गाड़ी का, उसके लिए भी आपको मैकेट्रॉनिक चाहिए। तो हर एक मैकेनिकल पार्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक फंक्शनिंग ऐड करनी पड़ रही है। तो कंपनी के लिए ये हाई मार्जिन सेगमेंट भी है एंड हाई ग्रोइंग सेगमेंट भी होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। देन इनका वो जो लॉन्ग टर्म प्लान हमने बार बार डिस्कस किया है कि कंपनी नेक्स्ट 5-6 ईयर्स के अंदर 20% का ग्रोथ का टारगेट कर रही है, मतलब FY26 से लेकर के FY2031 तक। अभी इस साल ऑलरेडी मोर देन 20% पे कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन ये इनका टारगेट है कि अगले 5 ईयर्स तक हमको इसको मेंटेन करना है। दूसरा 20 क्या है, रोसी। रोसी अभी इनका अराउंड 20% है, लेकिन मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसको 20% प्लस रखना है हमको नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के अंदर। फिर जो एक और बड़ा गाइडेंस है इनका मार्जिन को लेकर के कि EBITDA मार्जिन हमको 20% लेके जाना है। हालांकि इसका एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है, मतलब जैसे इन्होंने नियर टर्म गाइडेंस दिया है कि FY28 तक हमारा EBITDA मार्जिन 16% जाएगा, लेकिन एक इनका विजन है कि हमारे बिजनेस में जो जिस तरीके के प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, सेगमेंट में हम ऑपरेट करते हैं, 20% का EBITDA मार्जिन हमारा होना चाहिए। तो इंक्रीमेंटली मार्जिन भी इंप्रूव करेगा, आपका ग्रोथ तो अच्छा है ही, और साथ में कैपिटल एफिशिएंसी भी आएगी बिजनेस के अंदर। एंड 20% फ्यूचर एंड क्लीन मोबिलिटी, मतलब जो ईवी की तरफ इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, जो आपके हाई मार्जिन हाई ग्रोइंग सेगमेंट की तरफ इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, प्रीमियमाइजेशन बढ़ रहा है, वहां से हमारा 20% रेवेन्यू आएगा। इस क्वार्टर की अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का आप रेवेन्यू देखोगे Q3 में 40% के आसपास की ग्रोथ है। सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है इनका ये, जहां पे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन्होंने रिपोर्ट करा है, प्लस Q-on-Q भी 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। फिर सब्सिडीज वगैरह की भी अच्छी परफॉर्मेंस है। EBITDA मार्जिन कंपनी का 15% हो गया है। Q1 में कंपनी के मार्जिन थोड़े से गिरे थे, क्योंकि इनका जो नया कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो नेगोशिएट हुआ था इनके क्लाइंट्स के साथ में, वो एक क्वार्टर डिले हो गया था, Q1 से Q2 में शिफ्ट हो गया। तो Q1 में मार्जिन गिरा, Q2 में बहुत बढ़ा, लेकिन Q3 में Q2 से भी और मार्जिन इंप्रूव हो गए कंपनी के। तो इनका जो पूरे साल का टारगेट था ना 15% के अराउंड, कंपनी ने Q3 में ही उसको 15% EBITDA कर दिया है। तो मतलब अपने गाइडेंस को मार्जिन वाले पार्ट पे कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है। फिर इसके अलावा फ्री कैश वगैरह कंपनी जनरेट कर रही है। मर्जर का जो उनका IAC का था उसका कंपनी कह रही है मतलब फर्स्ट अप्रूवल आ गया है, बाकी जो ऑर्डर है वो अभी उसका कंपनी वेट कर रही है। देन इसके अलावा ग्रीन फ्यूल का भी जो मर्जर था वो कंपनी का कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल पैट अगर आप देखोगे तो लगभग डबल हुआ है, YoY लेवल पे 93% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसमें एक और चीज है, मतलब हमको दिख रहा है जो एक्चुअल पैट है कंपनी का उसमें 93% की ग्रोथ है, बट जो कैश कंपनी ने जनरेट किया है ना इस क्वार्टर में वो इससे भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट जो है इनका वो YoY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको दिखेगा काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, लेकिन डेट इतना नहीं बढ़ा है। मतलब फाइनेंस कॉस्ट जो आपको दिख रहा है इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ये एक्चुअल डेट नहीं बढ़ा है कंपनी का, अकाउंटिंग चेंज यहां पे हुई है। तो जैसे हमने वो रिटेल कंपनीज में बार बार समझा ना, लीज लाइबिलिटी होता है, मतलब पहले तो क्या होता था अकाउंटिंग में कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई स्टोर आप रेंट पे ले रहे हो तो आपको सिंपल सा रेंट एक्सपेंस दिखाना पड़ता था अपने P&L के अंदर। अब इंड एस अकाउंटिंग के अंदर क्या हो गया कि कोई भी प्रॉपर्टी या फैक्ट्री वगैरह जब आप लीज पे लेते हो तो आपके ना 2 लाइन आइटम क्रिएट होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। पहला होता है लीज लाइबिलिटी का, मतलब एक तरीके से वो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई है कि मेरे को वो रेंट पे करना है, और दूसरा लाइन आइटम आपका क्रिएट होता है एसेट साइड में, राइट ऑफ यूज एसेट। अब जो मैं रेंट पे कर रहा हूं ना तो वो मेरे को दिखाना होता है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, उसकी एडजस्टिंग होती है अकाउंटिंग में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। लीज लाइबिलिटी का मैं जो रेंट पे कर रहा हूं वो मेरा आएगा फाइनेंस कॉस्ट में। और क्योंकि मेरा एक और लाइन आइटम क्रिएट हुआ है राइट ऑफ यूज एसेट, तो एसेट मतलब मुझे डेप्रिशिएट करना है, तो मेरा डेप्रिसिएशन भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा।
कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपको नंबर में बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, ये एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है बिजनेस से कैश नहीं गया है, ये जस्ट अकाउंटिंग चेंज हुआ है। तो जो एक्चुअल कैश ग्रोथ है कंपनी का वो इससे भी ज्यादा है, जो हमने यहाँ पे पैड ग्रोथ देखा है कंपनी का। तो ये ओवरऑल इनके Q3 के परफॉर्मेंस थे, काफी सॉलिड परफॉर्मेंस इन्होंने रिपोर्ट कराए। अब कॉन कॉल डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट ने आगे की क्या कमेंट्री दी ओवरऑल। तो एक तो इनका कहना है 3-4 मेन चीजें रही है, हाईलाइट रहा है आपका थर्ड क्वार्टर को और अभी रिसेंटली। सबसे पहले तो जो जीएसटी का रेशनलाइजेशन हुआ उससे कंज्यूमर्स की अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई है। आरबीआई ने रेट कट किया, उससे भी अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हुई, मतलब जीएसटी रेट कट हुआ, गाड़ी सस्ती हुई, और आपका वो आरबीआई का रेट कट हुआ, तो एज अ कंज्यूमर मेरे लिए लोन लेना सस्ता हो गया। तो अगर मैं पहले प्लान कर रहा था कि गाड़ी लूंगा, थोड़ा डिले कर रहा था उसको, ये दोनों चीजें क्योंकि थर्ड क्वार्टर में हो गई तो मेरी अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो गई और मैंने अपना बाइंग डिसीजन थर्ड क्वार्टर में बना लिया। दूसरा जो अच्छी चीज रहा, वेडिंग और फेस्टिव सीजन, ये वैसे भी आपकी जो कंज्यूमर कंपनीज होती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपकी सेल्स ज्यादा होती है, उसका एडवांटेज मिला। तीसरा कंपनी का कहना है कि जो अभी रिसेंटली बजट में गवर्नमेंट ने ये अपना मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अपना पुश बढ़ाया है, ज्यादा फोकस बढ़ाया है, ये कमर्शियल व्हीकल के लिए अच्छा है। क्योंकि जब भी इन दोनों सेक्टर या सेगमेंट के अंदर जब कैपेक्स बढ़ता है तो आपके ट्रक्स की डिमांड बढ़ जाती है, बसेस की डिमांड बढ़ जाती है। अभी इनका जो आइशर मोटर का वो जो वॉल्वो है ना, उसके लिए तो डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा कंपनी का कहना है कुछ और कमर्शियल व्हीकल ओईएम्स के साथ में हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ, यानी आने वाले क्वार्टर्स में वहां से भी कंपनी को और अच्छे ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। और फिर लास्टली अभी जो इंडिया यूरोप का वो जो एफटीए ट्रेड डील हुआ है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था सिरमा के वीडियो में, बेल राइस की वीडियो में, कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जितने भी ये ऑटो एंसिलरी के प्लेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लेयर्स हैं, इनके लिए एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ला सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये तीन चार बड़े हाईलाइट्स रहे हैं। फिर इनका FY26 का तो ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने बढ़ा दिया, मतलब दो लगातार दूसरी बार बढ़ाया है। पहले 20% का गाइडेंस था, फिर लास्ट क्वार्टर में इसको 25% किया, अब इस क्वार्टर में 25 से 30% का ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने दिया FY26 का। FY27 के लिए अभी गाइडेंस इन्होंने वही मेंटेन रखा है, मतलब FY27 टू FY2031 गाइडेंस वही मेंटेन है, 20% का कैगर, जिसमें से 15% आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा, मतलब जो कंपनी के आज खुद के बिजनेसेस हैं उनका ग्रोथ 15%, और बाकी का एडिशनल 5% कंपनी टारगेट कर रहा है इनऑर्गेनिक, यानी एक्विजिशन वगैरह करके। अब FY27 के लिए ना ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट क्यों कॉन्फिडेंट है, कि मतलब उनको रिस्क कम लग रहा है, ग्रोथ अच्छा आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि आईएससी और ग्रीन फ्यूल और प्लस जो उनकी और कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं, सब्सिडरीज हैं, इनमें इनका कहना है कि जो एसओपी है ना वो FY26 के मिड में स्टार्ट हुआ है कई सारे क्लाइंट्स के साथ में। हमारा एसओपी क्या होता है? आपका स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली एक ओईएम जब अपना मॉडल ऑफिशियली लॉन्च करता है ना, तो सप्लायर के लिए उस डेट से, मतलब जो सप्लाई वो बेच रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट वगैरह जो बेच रहा है, उस डेट से उसका सप्लाई स्टार्ट होता है, वॉल्यूम स्टार्ट होता है। तो जैसे Q3 में आप देखोगे महिंद्रा है, मारुति है, बजाज है, ये तीनों जो इनके टॉप क्लाइंट्स हैं, तीनों ने काफी सारे मॉडल्स लॉन्च करे हैं थर्ड क्वार्टर के अंदर। और इनका आईएससी बिजनेस में, ग्रीन फ्यूल बिजनेस में, इनमें इन क्लाइंट्स के लिए जो एसओपी था वो Q3 से स्टार्ट हुआ है। तो कंपनी कह रही है इसका जो रेवेन्यू अकाउंटिंग है ना, मतलब जो रेवेन्यू आना हमको स्टार्ट होगा वो पूरे FY27 में आएगा, क्योंकि ये FY26 के मिड में या एंड में जाके स्टार्ट हुआ है। तो एक तो इससे इनको रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी मिल रही है। दूसरा, इनका जो ग्रीन फ्यूल वाला बिजनेस है उसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो ग्रीन फ्यूल में जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था कि कंपनी फोकस कर रही है लोकलाइजेशन के ऊपर। जैसे आप वो SGS एंटरप्राइज को देखोगे, वो जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग है उसका प्लांट लेकर के आ रहे हैं इंडिया में, अभी तक वो इंपोर्ट करते थे। सिमिलरली इन्होंने भी जैसे सीएनजी गाड़ियों में जो आपका गैस जो ट्रांसफर होता है ना सिलेंडर से इंजन तक, उसमें जो पाइपिंग फिटिंग वगैरह जो चाहिए होता है, उसके लिए कंपनी ने एक मैकेनिज्म बनाया लोकलाइजेशन, मतलब खुद से यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का। अभी तक कंपनी ना ये जो पाइप फिटिंग का जो होता है आपका, वो इंपोर्ट करती थी। अब इन्होंने खुद यहाँ पे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करना इसको स्टार्ट किया है। इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है एक तो वो जो एक कोई मेटल रिंग करके उसमें लगता था, तो कंपनी कह रही कि उसमें ना एक रिस्क होता था कि अगर वो क्रश हो जाए तो गैस आपकी लीक हो सकती थी। और मतलब उसके वो सेफ्टी मैकेनिज्म वाला जो हम प्रोडक्ट बनाते थे वो अभी तक इंपोर्ट करते थे, तो हमारा उसमें कॉस्ट ज्यादा लगता था, ओईएम को भी ज्यादा हमको पे करना पड़ता था। अभी दिसंबर में आई थिंक 18 या 20 को इन्होंने इसका यहाँ से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इसका स्टार्ट कर दिया है। तो कंपनी कह रही है इससे हमको दो बेनिफिट मिलेगा। पहला तो हमको प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि कंपनी एक तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो गई ना, जो चीज मैं पहले इंपोर्ट कर रहा था मैं खुद बना रहा हूं। तो पहले जो कुछ क्लाइंट्स थे, जो ओईएम्स थे, जो मुझे इसके लिए ऑर्डर नहीं देते थे क्योंकि मेरा सप्लाई चेन इतना स्ट्रांग नहीं था, अब मेरा क्योंकि सप्लाई चेन स्ट्रांग हो गया तो मेरे को वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। दूसरा एडवांटेज क्या है? कंपनी पहली मतलब ये इस इंडस्ट्री के अंदर है जिन्होंने ये इंडिया के अंदर बनाना स्टार्ट किया ये सॉल्यूशन। तो कंपनी कह रही है इसलिए हम इसमें मार्जिन भी चार्ज कर सकते हैं, हमारा प्राइसिंग पावर हाई रहेगा, मतलब ज्यादा मार्जिन भी मिलेगा, इंपोर्ट करने का जो कॉस्ट होता था वो उसका भी एडवांटेज है, और दूसरा वॉल्यूम भी ज्यादा गेन होगा। तो ये कंपनी के काफी बड़ा डेवलपमेंट है ग्रीन फ्यूल बिजनेस के अंदर। फिर मार्जिन को लेकर के बात करें तो अभी 15% के आसपास है
FY28 का जो इनका गाइडेंस है 16% का, उसको इन्होंने अभी मेंटेन रखा है। हालांकि उससे जल्दी कंपनी अपने मार्जिन्स को इंप्रूव कर सकती है क्योंकि 15% अभी हो गया है, लेकिन अभी के लिए इन्होंने गाइडेंस दिया 15.5% का FY27 में, यानी लगभग 50 बेसिस पॉइंट का ये इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, और फिर 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY28 के अंदर। ये इससे जल्दी भी हो सकता है क्योंकि आप इनके जितने भी हाई मार्जिन वाले सेगमेंट है उनका रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो काफी ज्यादा है कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ से। जैसे आफ्टर मार्केट आप देख लो, वो भी आपका 18-20% का मार्जिन बनाता है, और अभी उसका रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 15% है। मैनेजमेंट इसको 20% बोल रहा है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। पहले तो इससे भी कम था, पहले आई थिंक 10-11% के आसपास वो ग्रो करता था, लेकिन हमने Q1 में डिस्कस किया था कंपनी ने आफ्टर मार्केट में क्या किया, जो आपके ये मैकेनिक्स वगैरह होते हैं ना गराज वगैरह में, उनसे अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बढ़ाया। तो उससे क्या हुआ, उनको कंपनी डायरेक्टली ना एजुकेट कर पाई अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, और वहां से इनका वॉल्यूम निकलना स्टार्ट हुआ, तो उनके मार्जिन अच्छे बन रहे हैं, और कंपनी कह रहा है 15 से 20% पे ग्रोथ हम इसको लेके जाएंगे। इंडस्ट्री का ग्रोथ अगर आप देखोगे आफ्टर मार्केट में, वो तो 7 से 11% का है, तो मतलब इंडस्ट्री को लगभग 2 टाइम कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है। तो एक तो वहां से ग्रोथ और मार्जिन बढ़ेगा। दूसरा, आईएसी बिजनेस जो हमने डिस्कस किया कि महिंद्रा ने जो अभी नए मॉडल्स लॉन्च करे एक्सयूवी का, फिर एक वो इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किया है, इसका भी एसओपी स्टार्ट हुआ है, तो पूरे FY27 में वहां से ग्रोथ आएगी। आईएसी बिजनेस तो इनका आई थिंक 9 मंथ्स में 40% से ग्रो किया है, तो काफी हाई रेट पे वो ग्रो कर रहा है, वो भी आपके मार्जिन को इंप्रूव करता है। और तीसरा, ये ग्रीन फ्यूल वाला जो हमने पार्ट डिस्कस किया, और साथ में वो मैकेट्रॉनिक डिवीजन ऑफकोर्स, तो इन तीनों चारों में आपके मार्जिन अच्छे हैं। तो इनका जो ये गाइडेंस है ना 16% का, ये काफी कंजर्वेटिव गाइडेंस है। हालांकि इनको पूछा गया कि इसमें रिस्क क्या क्या हो सकता है आगे चल के कि कंपनी अपने मार्जिन को ये 16% तक नहीं ले पाए, तो इनका कहना है जो मतलब इंडस्ट्री स्पेसिफिक या बिजनेस स्पेसिफिक जो रिस्क होता है ना, उसको हमने ऑलरेडी इस गाइडेंस में फैक्टर इन किया हुआ है। अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है, मतलब मान लो इकोनॉमी बहुत स्लो हो गई या कुछ बहुत खराब हो गया इंडस्ट्री में, तब वो एक अलग केस है। अदरवाइज बिजनेस में जो रिस्क होता है वो हमने ऑलरेडी इस गाइडेंस में फैक्टर इन किया हुआ है। तो ये 16% EBITDA की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, एंड इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि मार्जिन मतलब जो हाई मार्जिन बिजनेस है उनमें कंपनी का वॉल्यूम और ग्रोथ का आउटलुक अच्छा है, तो इस 16% से ज्यादा बेटर कंपनी कर सकती है FY28 तक। फिर इनकी जो कुछ सब्सिडरीज वगैरह हैं उसमें बाकी सारे तो इनके ठीक कर रहे हैं। एक जापानीज कंपनीज के साथ में इनका जॉइंट वेंचर है, जो आपके वो गाड़ी का जीपीएस और एंटीना होता है ना, वो सारे पार्ट्स कंपनी इसमें बनाती है। इस जॉइंट वेंचर का ये पहला क्वार्टर था जहां पे इबिटा इसका प्रॉफिटेबल रहा है। अब कंपनी कह रही है कि Q4 में भी इसका इबिटा प्रॉफिटेबल रहेगा, मतलब इबिटा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन फुल ईयर FY26 के बेसिस पे इसका इबिटा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ था Q1 Q2 वो इस बिजनेस का इतना अच्छा नहीं था। लेकिन FY27 में कंपनी कह रही है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इंप्रूव होगी। बाकी इसके अलावा जितनी भी सब्सिडीज हैं सब ठीक चल रहा है। एक इनका आई थिंक इटालियन कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर है, जहां पे ये सेकंड सोर्स है। सेकंड सोर्स क्या होता है, मतलब जब भी कोई OEM किसी सप्लायर को ऑर्डर देना स्टार्ट करता है ना, तो वो हर प्रोडक्ट का ना एक रखता है प्राइमरी सप्लायर, एक रखता है सेकेंडरी सप्लायर। तो अभी ये वाला जो इनका जॉइंट वेंचर है, जिसमें कंपनी आई थिंक फ्यूल टैंक सिस्टम बनाती है और एयर फिल्टर जो सिस्टम होता है वो बनाती है गाड़ियों का, तो इस वाले बिजनेस में कंपनी अभी सेकेंडरी सप्लायर है। और मतलब मैनेजमेंट ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि इस बिजनेस का जो वॉल्यूम विजिबिलिटी है या रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो अभी हमको थोड़ा सा क्लियर नहीं है। मतलब यहाँ पे चीजें इतनी अच्छी अभी नहीं लग रही है, क्योंकि क्लाइंट के साथ में डिस्कशन तो चल रहा है, लेकिन कुछ हमको ऑर्डर इन हैंड या फिर कुछ क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं है। तो एक ये वाला जो जॉइंट वेंचर है, सब्सिडरी है, ये इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा आप एवरेज काइंड ऑफ बोल सकते हो। इसके अलावा जो बाकी जितनी भी आप सब्सिडीज देखो सब में ग्रोथ भी अच्छी है। एक तो आई थिंक इनकी एक और जापानीज कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर है, जिसमें कंपनी वो इंफोटेनमेंट वाला पार्ट बनाती है, वो जो मैकाट्रॉनिक के अंदर आता है। तो उसमें इन्होंने गाइडेंस भी दिया है 500 करोड़ के रेवेन्यू का टिल FY2031। अभी उसका रेवेन्यू है 190 से 200 करोड़, मतलब लगभग 2.5 टाइम उसमें रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में। प्लस उसके बिटा मार्जिन भी अच्छे हैं, 15% का बिटा मार्जिन उसके अंदर बनता है। तो बाकी सारे सब्सिडीज अच्छा कर रहे हैं, बस एक वो जो है जो अभी इनका लॉस से प्रॉफिट भी हुआ है इस क्वार्टर में, उसका हमको देखना है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, इंप्रूव होनी चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में। दूसरी जो सब्सिडरी है जहां पे रेवेन्यू विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है, उसको हमको ट्रैक करना है कि आने वाले क्वार्टर्स में उस पे मैनेजमेंट क्या आगे अपडेट देता है। फिर ग्रीन फ्यूल में कंपनी का जैसे हमने डिस्कस किया एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ इस क्वार्टर में, तो इनका मतलब इन्होंने टाइम बताया पूरा अपना ग्रीन फ्यूल बिजनेस का। टाइम मतलब कि कितना मैक्सिमम कंटेंट पर व्हीकल इनका बन सकता है। तो कंपनी कह रही है कि एक गाड़ी में ना जो टोटल कंटेंट पर व्हीकल की अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री में वो है 11,500 इनके ये ग्रीन फ्यूल वाले बिजनेस में। अभी तक कंपनी बना रही थी एक गाड़ी के लिए 3200, यानी जो टोटल मार्केट है आपका उसका सिर्फ 27-28% ये कंपनी अभी तक बना रही थी। लेकिन ये जो इन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया है इस क्वार्टर में, जो लॉन्च किया इन्होंने दिसंबर में, तो कंपनी कह रही है इससे हमारा जो टोटल अभी कंटेंट पर व्हीकल है ना वो 6700 हो गया है। यानी
सिर्फ इस एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी का जो टोटल कंटेंट पर व्हीकल है वो मोर देन डबल हो गया, 3200 से 6700। सो अब इनका फोकस है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो हमारा रिमेनिंग 45-4800 कंटेंट पर व्हीकल है उस पर हम टारगेट करेंगे। तो इनका जो ग्रीन फ्यूल का बिजनेस है ना, ये एसेट लाइट मॉडल है। मतलब इसमें एसेट टर्न अगर आप देखोगे तो कंपनी के कंसोलिडेटेड लेवल से लगभग 3 टाइम ज्यादा है, क्योंकि इसमें कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। बहुत सारे पार्ट्स जो हैं ये बाहर मार्केट से प्रोक्योर करते हैं और सिर्फ असेंबल करके अपने क्लाइंट को सप्लाई करते हैं। एक और इसमें चीज क्या था कि इसमें इंपोर्ट की डिपेंडेंसी पहले कंपनी की ज्यादा थी, लगभग 65-70% जो इसमें पार्ट्स लगते हैं वो कंपनी बाहर से इंपोर्ट करती थी। अब उसको कम करके इन्होंने 35-40% कर दिया है। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि मतलब ये जो गैप है इंपोर्ट वाला, ये 35-40 से हम और कम करेंगे, 25% के आसपास करेंगे। तो इससे होगा क्या, हमारा मार्जिन भी बढ़ेगा प्लस वॉल्यूम ग्रोथ भी आएगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो ग्रीन फ्यूल के प्रोस्पेक्ट जो है ओवरऑल काफी अच्छे लग रहे हैं। फिर आईएसी, वो तो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहा है इनका। आईएसी में अभी रिसेंटली महिंद्रा ने जो इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किया है ना, तो कंपनी कह रही है उससे हमारा कंटेंट पर व्हीकल तो नहीं बढ़ा है, क्योंकि एक्सयूवी 700 में जो हम कंपोनेंट सप्लाई करते थे और ये इलेक्ट्रिक वाले मॉडल में जो अभी कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं उसमें मतलब ज्यादा गैप नहीं है। तो ओवरऑल कंटेंट पर व्हीकल नहीं बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, यानी वैल्यू ग्रोथ नहीं मिलेगा, वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया। तो ओवरऑल जितना मेरा कंपोनेंट बेचता था मैं गाड़ी में, पहले एक मॉडल के लिए बेचता था, अब 2 मॉडल के लिए बेच रहा हूं, तो मेरे को वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। प्लस इसमें एक और स्कोप है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी का मतलब इलेक्ट्रिक मॉडल और निकालता जाएगा महिंद्रा जो उनके पाइपलाइन में है, तो वैल्यू ग्रोथ भी आ सकती है, क्योंकि आपका जो ईवी गाड़ी में कुछ जो कंपोनेंट्स है ना वो थोड़े प्रीमियम होते हैं आपके बाकी नॉर्मल गाड़ी के कंपैरिजन में। तो वैल्यू ग्रोथ का स्कोप मतलब मीडियम टर्म में है, लेकिन नियर फ्यूचर में वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अपने आईएसी बिजनेस में। फिर इनका बैंगलोर में जो इन्होंने वो शिफ्ट सेंटर जो एक अपना लॉन्च किया था, तो एक तो उन्होंने बताया कि उसका नाम हमने शिफ्ट क्यों रखा है। इनका कहना है कि इंडस्ट्री में आप जो ट्रेंड देखोगे ना उसको देखते हुए हमने नाम इसका शिफ्ट रखा है। मतलब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है अभी ऑटो में कि आपकी मैकेनिकल पार्ट से इंडस्ट्री अब शिफ्ट हो रही है सॉफ्टवेयर पार्ट की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की तरफ। तो ये जो शिफ्ट चल रहा है मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर की तरफ, उस ट्रेंड के नाम के ऊपर इन्होंने इस सेंटर का नाम रखा है शिफ्ट सेंटर। अब इसके 3 मेन पर्पस है। सबसे पहले इनका कहना है कि हमारे जितने भी जॉइंट वेंचर्स हैं, सब्सिडरीज हैं, उनको जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो अपडेट चाहिए होता था, हेल्प चाहिए होता था, तो उसके लिए ना हमको एक्सपोर्ट से मतलब एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता था यूएस से, जापान वगैरह से। तो हमारा एक तो टाइम ज्यादा लगता था हर एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में, दूसरा कॉस्ट हमारा जाता था बाहर, मतलब मार्जिन हमारा कम बनता था। अब ये जो बैंगलोर में हमने जो सेंटर बनाया है अपना, आई थिंक Q1 या Q2 में इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो कंपनी कह रही है अब एक तो मेन पर्पस ये है कि खुद हमारा इंडिया बिजनेस जो है वहां से इसको सपोर्ट मिल जाता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी सपोर्ट चाहिए। दूसरा इनका कहना है कि एक हम मतलब इन्होंने एग्जैक्ट अभी बिजनेस रिवील किया नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो है स्टैंड अलोन एंटिटी में, मतलब ल्यूमैक्स का जो खुद का बिजनेस है उसके अंदर एक ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। इसको ये रिवील कब करेंगे, Q2 ऑफ FY27 में, जब इनका OEM जो है वो SOP स्टार्ट करेगा। मतलब Q2 के आसपास इनका जो क्लाइंट है वो प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, इनका ऑफिशियली जो SOP है स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन वो स्टार्ट होगा, तब कंपनी उस बिजनेस को रिवील करेगी कि क्या एग्जैक्टली किस तरीके के सॉफ्टवेयर कंपनी बना रही है और उसमें कितना मार्जिन है, क्या आगे उसका ग्रोथ का स्कोप है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक और रेवेन्यू सेगमेंट कंपनी के लिए ऐड हो जाएगा अगले 3 से 6 महीने के अंदर। तो ये बड़ा पॉजिटिव है। तीसरा कंपनी का कहना है कि मतलब आपका ईवी की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम बढ़ रहा है उसके रिलेटेड कुछ हम नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं अपने इस बैंगलोर सेंटर के अंदर। तो 3 मेन काम कर रहा है इनका ये बैंगलोर वाला सेंटर। इसके अलावा चाइना में जो इन्होंने एक रिसोर्स सेंटर बनाया था वो भी इनके 2-3 तरीकों से बिजनेस को हेल्प कर रहा है। तो पहला तो मोल्डिंग और टूलिंग में वो काफी हेल्प करता है। मोल्डिंग टूलिंग क्या होता है, जब भी क्लाइंट कोई नया प्रोडक्ट का ऑर्डर देता है, नया कंपोनेंट का ऑर्डर देता है, तो आपको वो जैसे मोल्डिंग क्या हो गया, सिंपल से समझो, जो आइस ट्रे होता है ना उसमें वो जो आइस क्यूब आपके बिल्कुल उसके शेप के बच जाते हैं, तो वही हो गया मोल्डिंग। मतलब एक प्रोडक्ट को, एक कंपोनेंट को मेरे को उस शेप में डिजाइन करना है, वो मोल्डिंग टूलिंग होता है। तो कंपनी के लिए ये जब हम इंडिया में करते हैं तो हमको कॉस्ट ज्यादा लगता है। चाइना में क्योंकि इसकी कॉस्ट काफी कम है, तो हमारा जो चाइना का रिसोर्स सेंटर है वो हमको इसमें हेल्प करता है, तो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो गया एक तरीके से। दूसरा कंपनी कह रही है चाइना रिसोर्स सेंटर में जैसे हमको हमारी फैक्ट्रीज में, हमारे वेयर हाउसेस में ऑटोमेशन बढ़ाना होता है, जो आपके न्यू एज एडवांस जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, मशीन लगते हैं, उसका यूजेस बढ़ाना होता है। तो अगेन चाइना रिसोर्स सेंटर क्योंकि टेक्नोलॉजी में काफी आगे है वहां पे, तो इन सारी चीजों में वो हमको हेल्प करता है। तीसरा जो एडवांटेज कंपनी को मिलता है कि इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ अगर हमको डेवलप करनी है और ज्यादा, या फिर कोई नए प्रोडक्ट पे अगर हमको काम करना है, तो चाइना में आपके लिए राइट टैलेंट वहां पे अवेलेबल है। तो उस प्रोडक्ट के लिए, उस पार्ट के लिए जो R&D चाहिए उसमें हमको हेल्प करता है। तो ये 3 मेन पर्पस है इनके चाइना के। प्लस एक और इनको एडवांटेज हुआ है, मारुति का एक नया ईवी मॉडल आ रहा है, सो उसमें एम्बियंट लाइटिंग का इनको ऑर्डर मिला है।
वहां से एम्बिएंट लाइटिंग मतलब वो आप सॉफ्ट ग्लो टाइप लाइट देखते होगे, प्रीमियम लग्जरी जो वाइब देता है गाड़ियों में, तो उसका इनको ऑर्डर मिला है। तो कंपनी कह रही है ये इसका भी एसओपी अभी स्टार्ट ही हुआ है, और जो मेन रेवेन्यू आएगा वो पूरे FY27 में हमको देखने को मिलेगा। बाकी और तो इनका कैपेक्स वगैरह का गाइडेंस इन्होंने वही मेंटेन रखा है कि 150 से 200 करोड़ का हमको कैपेक्स करना है नेक्स्ट 5 से 6 इयर्स के अंदर, अगर ये 20% का ग्रोथ हमको मेंटेन रखना है। डेट पे एक और इन्होंने पॉजिटिव गाइडेंस दिया है, तो हालांकि डेट वैसे अभी भी इनका कम है, आई थिंक 575 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी आप देखोगे तो 0.5 के आसपास बनता है, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये भी जो डेट है ना, इसको हम नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर क्लियर कर देंगे, तो डेट फ्री कंपनी बन जाएगी अगले 3 साल के अंदर। और ये जो डेट लिया भी था इन्होंने, ये इसका मेन पर्पस था एक्विजिशन का, जो इन्होंने आईएसी इंडिया को एक्वायर किया, या जो आपके ये ग्रीन फ्यूल कंपनी को एक्वायर किया है, उसके लिए इन्होंने ये डेट लिया था। तो 3 साल के अंदर ये डेट रीपे हो जाएगा। तो एक तो आपका बॉटम लाइन और मतलब इंप्रूव होगा, पैट मार्जिन और इंप्रूव होगा। दूसरा, मैं ज्यादा कैश सेव कर पाऊंगा, क्योंकि कंपनी को मतलब ये कैपेक्स फंड के लिए कोई डेट रेजिंग या इक्विटी रेजिंग की कोई जरूरत नहीं है, वो तो इंटरनल अक्रूवल से आराम से फंड कर सकते हैं। जब मेरा डेट खत्म हो जाएगा तो मेरा कैश जनरेशन जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो ये सारा कंपनी का फंडामेंटल बनेगा अगले 2-3 साल के अंदर। तो ये है कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस। मतलब ग्रोथ अभी तो अच्छी है ही कंपनी की, प्लस FY27 में भी आप देखोगे तो ग्रोथ का आउटलुक काफी अच्छा लगता है। सारी सब्सिडीज जो है कंपनी की बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, हार्डली एक ही है जिसमें थोड़ा सा ऑर्डर रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर के थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, और वो हमको ट्रैक करने आने वाले क्वार्टर्स में। इसके अलावा रिस्क अगर आप बात करोगे तो एक टिपिकल रिस्क जो होता है ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए, कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन जो इनका 3 प्लेयर्स पे ज्यादा है, महिंद्रा, बजाज और मारुति, तो इन तीनों के बिजनेस में अगर स्लो डाउन होता है, इन तीनों का वॉल्यूम स्लो होता है, तो वो एक जो टिपिकल किसी भी ऑटो एंसिलरी कंपनी के साथ में रिस्क होता है वो इनके साथ में है। बट अभी अगर आप देखोगे तो अगला 1-2 साल वो तीनों बिजनेसेस जो है, महिंद्रा ने तो आई थिंक एक और नया कैपेक्स भी अनाउंस किया अभी रिसेंटली, तो उसका मोमेंटम बहुत अच्छा लगता है। सो ये है ओवरऑल ऑटो के ल्यूमैक्स ऑटो के ऊपर डिस्कशन। अभी वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे तो जब हमने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस किया था, स्टॉक प्राइस वहां से ऊपर है, पी इसका सस्ता हो गया है। पी उस टाइम पे था आई थिंक 50-51 का, अभी आप देखोगे तो स्टॉक का पी है 45-46, और अभी जो इनका Q4 का रिजल्ट आएगा ना, फोर्थ क्वार्टर का, तब इनका पी 34-35 के आसपास हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि मतलब जो हम बार बार बात करते हैं कि जब भी किसी स्टॉक का जो लेटेस्ट रिजल्ट आता है, वो अगर उसके करंट और फ्यूचर वैल्यूएशन को और सस्ता बना दे, तो मतलब और वहां पे इंटरेस्ट बनता है। तो 20% एक तरीके से पी इनका डीरेट हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा Q4 के रिजल्ट के बाद में। तो मतलब ल्यूमैक्स आपका उसी तरीके का डील है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पी रीरेटिंग के लिए मैं प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि टिपिकली ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को आप देखोगे तो 40 से 50 का ऑन एन एवरेज पी मिलता है। सो मैं पी री रेटिंग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर बहुत एक्सट्रीम बुल केस हुआ, मार्केट ने रिवॉर्ड कर दिया, वो एक अलग चांस है, लेकिन मेरा जो रैशनल है वो होना चाहिए अर्निंग कंपाउंडिंग के ऊपर। जो ऑटो एंसिलरी हमने जो वो Q2 के बाद में डिस्कस भी किया था एक वीडियो में, कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्यों अभी जरूरी है, क्यों मेरा पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन है वो लैंडिंग बिजनेसेस की तरफ ज्यादा होना चाहिए, ऑटो एंसिलरी बिजनेसेस की तरफ ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी आप देखो, लास्ट 4-5 मंथ्स में अगर आप देखोगे, ये दोनों जो सेक्टर है, चाहे लैंडिंग बिजनेसेस हो या फिर आपके ये ऑटो पूरा ऑटो इकोसिस्टम आप देख लो, ओईएम प्लस आपके ऑटो एंसिलरी, इनमें हार्डली आपको कोई ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे जो 20-25% नीचे हैं इस तरीके की मार्केट में। ज्यादातर स्टॉक जो है 90-95% मार्केट उनको रिवॉर्ड ही कर रहा है, वो अपने हाई के आसपास ही है। तो वही हमने डिस्कस किया था कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट भी आपको वही बता रहा है, ये दोनों सेक्टर जो है पिछले लगभग 1-2 साल से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, अब इन दोनों में टेलविंड्स काफी इंप्रूव हुई है और आगे का ग्रोथ का आउटलुक अच्छा लग रहा है। तो एटलीस्ट अगला 1 से 2 साल जो मुझे प्ले करना है ल्यूमैक्स का, चलो वो जो FY2031 का जो टारगेट है उसको तो हटा दो, लेकिन एटलीस्ट अगले 1 से 2 साल के लिए अगर मुझे प्ले करना है तो उस तरीके का डील है ल्यूमैक्स ऑटो। और बीच में हाँ, अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है, जैसे अभी आप देखोगे कुछ टाइम पहले, आई थिंक फरवरी के स्टार्टिंग में इसका स्टॉक जो है वो 1200 के आसपास आ गया था, मतलब काफी ज्यादा करेक्शन हो गया था, तो वो तो मेरे लिए और ज्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि और ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकता हूं। अदरवाइज एक अच्छा कंपाउंडिंग के लिए मैं इसको प्ले कर सकता हूं यहां से। तो ये है आपका ओवरऑल ल्यूमैक्स का डील। ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे, बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।